Hello friends, this is Manjari. Last class I have discussed the measurement of intelligence. Today I will discuss the type of intelligence test. And before I want to start the session, I want to say you something that thanks for the comment section, and I will try to create the video according to your demand. So please give me comment in the comment section. So let's start the video. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आज मैं आप लोग को डिस्कस करूंगी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो लास्ट क्लास में मैं देखा था कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में टर्मन के द्वारा जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन दिया गया था, जो बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि बुद्धिलब्धि का जो सूत्र था वो था मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आज जो है इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट लोगों के द्वारा किया गया और उनका जो अपना विचार था या व्यू था वो हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कितनी तरह के होते हैं। जो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसको हम लोग क्लासीफाई भी किए हैं। यहाँ मैंने क्लासीफाई किया है कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कितने हैं। सबसे पहले है बिने-साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद है स्टैनफोर्ड-बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटेलिजेंस स्केल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पोर्टियस टेस्ट, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, है ना। तो ये चारों हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये चारों मैंने जो क्लासिफाई किया है, बिनेट-साइमन इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड-बिनेट स्केल, पोर्टियस टेस्ट एंड वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, ये चारों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि इन लोगों ने अपने व्यूज़ किस तरह से दिए थे। उसके बाद जो है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो मैंने यहाँ पर डिवाइड भी किया है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका बिने-साइमन इंटेलिजेंस स्केल। तो इसमें जो है ये सबसे पहले 1890 में पेरिस में प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने अल्फ्रेड बिने से ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता मांगी जो कि मंदबुद्धि के थे। उन्होंने जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए इसका जो परीक्षण था वो सबसे पहले मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया था। और साइमन के सहयोग से ही, क्योंकि ये बिने-साइमन इसलिए कहलाता है क्योंकि बिनेट ने साइमन के सहयोग से इस परीक्षण विधि को किया था, तो ये बिने-साइमन परीक्षण विधि इसलिए कहलाती है। और साइमन के सहयोग से ही 1950 में उन्होंने अपनी परीक्षा विधि जो है वो प्रकाशित की। उन्होंने इसे 1908 एवं 1911 में पुनः संशोधित किया और बिने-साइमन की बुद्धि परीक्षा विधि 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए थी। जो बिने-साइमन इंटेलिजेंस स्केल था वो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये 3 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए था। प्रत्येक बालक के लिए जो है वो 5 प्रश्न थे। 4 वर्ष के बालक के लिए 4 कार्य थे। 11 एवं 13 वर्ष के बालक के लिए कोई प्रश्न नहीं था। 1911 में जो क्ले स्केल है उसमें प्रश्नों की संख्या जो थी वो 54 थी, है ना। तो बिने-साइमन का जो बुद्धि स्केल है वो 1890 में प्राथमिक विद्यालयों में जो है बालकों को, ऐसे बालकों को के लिए किया गया था जो कि मंदबुद्धि के थे। और 1950 में जो है साइमन के सहयोग से उन्होंने अपनी परीक्षा विधि जो है वो प्रकाशित की और इसे 1908 एवं 1911 में जो है पूर्ण रूप से संशोधित किया गया। और ये बिने-साइमन जो इंटेलिजेंस स्केल है वो 3 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए थी। और प्रत्येक बच्चों के लिए जो है या प्रत्येक बालक के लिए जो है 5 प्रश्न थे। 4 वर्ष के बालक के लिए 4 कार्य थे और 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। अब आ जाते हैं हम लोग स्टैनफोर्ड-बिनेट स्केल। टर्मन ने जो है बिने के दोषों को दूर करके 1916 में स्टैनफोर्ड-बिनेट स्केल दिया। उनको जो है जो बिनेट के द्वारा जो इंटेलिजेंस स्केल दिया गया था उसमें कुछ दोष लगा, उसमें कुछ डिमेरिट्स नजर आए, जो कि उन्होंने टर्मन ने जो है बिने के दोष को दूर करने के लिए 1916 में जो है स्टैनफोर्ड-बिनेट स्केल दिया। 1973 और 1960 में अपने सहयोगी मेरिल के सहायता से जो है उन्होंने पुनः निर्देश दिया और ये स्केल जो है 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए दिए गए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कितने वर्ष के बालकों के लिए इंटेलिजेंस स्केल था। जैसे बिने-साइमन जो इंटेलिजेंस स्केल था वो 3 to 15 ईयर्स के बालकों के लिए था, जबकि स्टैनफोर्ड-बिनेट स्केल जो है 2 to 14 ईयर्स के बालकों के लिए था। और इसमें जो है प्रश्नों की संख्या कुल 90 थी, जो कि हम लोग डिस्कस भी किए थे। 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए 6 क्वेश्चन थे। 12 वर्ष के बालकों के लिए 8 क्वेश्चन थे। जो 14 वर्ष के बालक थे, 14 वर्ष के बालक थे, उनके लिए 6 प्रश्न थे।
सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्न थे, श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6 प्रश्न थे और अन्य प्रश्नावलियाँ जो थी वो 17 थी। मतलब कुल मिलाकर 90 क्वेश्चंस थे। 90 क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने क्लासिफाइड किया था 2 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, जिसमें 3 से 10 वर्ष के लिए 6, 12 वर्ष के बालकों के लिए 8, 14 वर्ष के बालकों के लिए 6, सामान्य वयस्कों के लिए 6, श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6 एवं अन्य प्रश्नावलियाँ जो है 17 थी और 14 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। 2 से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह बाद जो है परीक्षा ली जाती थी। 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 माह के बाद परीक्षा ली जाती थी, जिससे उनकी बुद्धि का आकलन किया जा सके। और प्रत्येक आयु के बालक की जो प्रश्नावली थी उनको जो है 2 भागों में बांटा गया था, एल और एम, है ना। एल और एम में बांटा गया था। 2, 3, 4 वर्ष की आयु के बालकों के लिए एल भाग था। जो एल एम में जो बांटा गया था वो 2, 3 एवं 4 वर्ष के बालकों के लिए एल भाग जो है वो विकसित किया गया था। ठीक है। अब 5 वर्ष की आयु के बाद जो है दोनों भाग जो है एक साथ करने पड़ते थे और 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए जो मानसिक आयु थी, अब इसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने जैसे 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है प्रत्येक 6 माह बाद जो है परीक्षा ली जाती थी और 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु थी 2 माह, 12 वर्ष के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु थी 3 मंथ्स और 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु थी 4 मंथ्स, है ना। तो उन्होंने ये भी क्लासिफाइड किया था कि हर वर्ष के बालकों के लिए किस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी मानसिक आयु जो है वो किस तरह की होगी। तो जो प्रश्नावली थी उन्होंने 2 भागों में बांटा, एल और एम में, और 2, 3, 4 वर्ष के बालकों के लिए जो है एल भाग था और 5 वर्ष के आयु के बाद के लिए जो है वो एम भाग था। और 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे वो 2 मंथ्स के लिए, 12 वर्ष के बालकों के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे वो 3 मंथ्स के लिए और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रश्न पूछे गए थे 4 मंथ्स के लिए, मतलब 4 मंथ्स के लिए। तो ये जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल था वो बिनेट साइमन जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उनके दोषों को दूर करने के लिए 1916 में जो है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है वो दिया गया था। अब आगे आपको हम लोग आते हैं थर्ड स्केल में, जो कि है पोर्टियस टेस्ट, जिसको हम लोग भूल-भुलैया टेस्ट भी बोला जाता है। ये ज़्यादातर 3 to 4 ईयर्स के बच्चों के लिए ये मान्य था और ये टेस्ट जो है भूल-भुलैया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेस्ट उपयुक्त था जो बच्चे पोर्टियस टेस्ट जो है इसे भूल-भुलैया टेस्ट भी हम लोग कहते हैं क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उन बालकों के लिए था जो कि कम बुद्धि वाले बालक थे, उन लोगों के लिए जो कि जल्दी भूल जाते हैं। तो इसमें जो क्लासिफाइड किया था 3 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए 2 अवसर दिए गए और 1 to 14 वर्ष के बालकों को जो है 4 अवसर प्रदान किए गए और ये जो टेस्ट था वो ज़्यादातर उपयोगी सिद्ध हुआ कम बुद्धि वाले बालकों को, जो कि जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, जो जल्दी समझ में नहीं आता है, जिनको ये देर से समझ आता है, उनके लिए ये टेस्ट जो है किया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं कि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल में। जो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैनफोर्ड बिनेट साइमन जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, इसमें जो है हम लोग जो बुद्धि जो लब्धि था उसको हम लोग जो 2 फॉर्म में जो है अभी हम लोग बांटे थे। जैसे हम लोग ने पढ़ा कि प्रत्येक आयु के बालकों की जो प्रश्नावली थी उसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया था, एल एंड एम में। जैसे ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एल और एम में। एल जो है वो था ज़्यादातर बच्चों के लिए और एम पार्ट जो था वो वयस्कों के लिए था, जो हम लोग हमने पढ़ा भी कि एल पार्ट जो है 2, 3, 4 वर्ष की आयु के लिए था, जबकि एम पार्ट जो था वो वयस्कों के लिए था। तो ये परीक्षण जो है इसके बाद जो है वेस्लर का परीक्षण किया गया। तो वेस्लर ने जो है जो बिनेट साइमन जो परीक्षण था, स्टैनफोर्ड बिनेट साइमन जो परीक्षण था, या इसमें जो है उन्होंने 2 दोष जो है उन्होंने पाए थे कि वयस्कों की बुद्धि मापन जो है इससे ठीक ढंग से संभव नहीं था और ये अनपढ़ व्यक्ति माप नहीं सकते थे, क्योंकि जो पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए ये मापना बहुत कठिन था।
वो इस तरह के स्केल को पहचान नहीं सकते थे। तो इसलिए वेस्लर ने जो है 2 दोष इसमें पाए कि ये अनपढ़ की बुद्धिमापन के लिए इससे संभव नहीं था, अनपढ़ की बुद्धिमापन इससे की नहीं जा सकती थी, और वयस्कों की बुद्धिमापन भी ठीक ढंग से संभव नहीं थी। इसलिए वेस्लर ने जो है 1944 में 10 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए जो है बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। वेस्लर ने व्यक्ति शाब्दिक और व्यक्ति अशाब्दिक परीक्षणों को मिलाकर अपना एक परीक्षण बनाया। उन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक 2 शब्द का इस्तेमाल किया था। 1955 में इसे संशोधित करके 16 से 64 ईयर्स के व्यक्तियों के लिए कर दिया गया। विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए जो है 5 मौखिक एवं 5 क्रियात्मक परीक्षण किए गए। मतलब 1955 में जो है 1944 ईस्वी में जो परीक्षण किया गया था, जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट जो किया गया था, वो 10 to 60 ईयर्स के व्यक्तियों के लिए थी। लेकिन 1955 में इसे संशोधित किया गया और 16 to 64 ईयर्स के लोगों के लिए इसे कर दिया गया। और विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए जो है वो 5 ओरली क्वेश्चन है, मतलब ओरली परीक्षण किए गए थे, और 5 जो है क्रियात्मक परीक्षण किए गए थे, मतलब करके कोई चीज किसी क्रिया के द्वारा जो है वो परीक्षण किया गया था, और 5 जो है मौखिक रूप से परीक्षण किए गए थे। तो ये हम लोग जो है परीक्षण जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद जो है ज्ञान एवं सूचना संबंधित भी परीक्षण किए गए। इसमें गणित के प्रश्न से संबंधित परीक्षण किए गए, शब्दावली से संबंधित परीक्षण किए गए, चित्र के भागों को पूरा करके चित्रांकन द्वारा परीक्षण किए गए, विभिन्न वस्तुओं को जो है के टुकड़ों को विधिपूर्वक रखकर उनकी आकृति को पूर्ण करके परीक्षण किए गए। और ये प्रयोग में साधारणतः 1 घंटे से अधिक समय लगता था। तो ये वयस्कों के लिए जो है ये बुद्धिमापन जो है का सर्वोत्तम परीक्षण था, क्योंकि उन्होंने यही माना था कि वेस्लर ने कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वयस्कों की बुद्धिमापन के लिए सही नहीं है। तो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल जो था वो वयस्कों की बुद्धिमापन के लिए जो है सर्वोत्तम परीक्षण था। ठीक है, इसमें जो है हम लोग क्लासिफाइड भी किए हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है परीक्षण को 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया था। WAIS वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो कि 16 to 64 ईयर्स के व्यक्तियों के लिए थी। WISC जो कि 6 से 16 वर्ष के लिए थी, जो कि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन कहलाता है। और WPSI जो कि 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए थी, और ये था वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। और WPPSI जिसको हम लोग वेस्लर प्री प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं। तो ये हम लोग क्लासिफाइड 3 पार्ट्स में किए हैं। WAIS वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो कि 60 to 64 ईयर्स के लोगों के लिए थी। WISC 1949 में किया गया था, जो कि 6 to 16 वर्ष के लिए थी, जो कि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन कहलाया। WPSI जो कि 0 to 6 ईयर्स के लिए था, जो कि 1967 ईस्वी में इसका परीक्षण किया गया था। और ये वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस कहलाया, या इसको वेस्लर प्री प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इस तरह से किया गया था वेस्लर के द्वारा। अब हम लोग आते हैं कि जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कितने तरह के होते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण एवं क्रियात्मक परीक्षण। जो व्यक्तिगत परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जो जनक थे वो अल्फ्रेड बिने थे, और उन्होंने जो है पर्सनली जो है एक बच्चे को अलग अलग करके, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो था वो हर बच्चे के लिए अलग अलग था, है ना। इंडिविजुअली जो है एक बच्चे का जो है परीक्षण किया जाता था। तो इस बुद्धि परीक्षण के जो जनक थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है सबसे पहले किन्होंने किया था। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है अल्फ्रेड बिने ने किया था। उन्होंने ही सबसे पहले व्यक्तिगत परीक्षण किया था, और ये इंडिविजुअली हर बच्चों के लिए अलग अलग परीक्षण ये किया गया था। द्वितीय है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक क्रियात्मक जो है 2 तरह के किए गए थे, जो कि आर्मी अल्फा टेस्ट के नाम से भी विख्यात है। इसका निर्माण जो है अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव करने के लिए किया गया था। परीक्षा सामग्री बहुत कुछ स्टैनफोर्ड बिने स्केल से भी मिलती जुलती है। ये प्रयोग सिर्फ केवल शिक्षित मनुष्य के लिए ही किया जा सकता था, क्योंकि जो केवल अंग्रेजी भाषा जानते थे उनके लिए ही अल्फा
टेस्ट जो है, आर्मी अल्फा टेस्ट जो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है टर्मन ओटिस जो है हजारों सैनिकों की मानसिक योग्यता को जांचने के लिए जो है उन्होंने एक टेस्ट किया, जिससे कि वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है सैनिकों की जरूरत थी, तो सैनिकों की मानसिक योग्यता को जांचना बहुत जरूरी था। यही कारण है कि उन्होंने सैनिकों की मानसिक योग्यता का चुनाव करने के लिए जो है आर्मी अल्फा टेस्ट किए थे, और इसकी सामग्री जो थी वो बिनेस स्केल से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। और ये केवल इसमें 2 टेस्ट था, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आपको आने चाहिए, और ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछे जाए कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस था। तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो केवल शिक्षित मनुष्य के लिए था, जो कि भी अंग्रेजी जानते थे। जो अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी भाषा का जिनका ज्ञान था, उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट किया गया। इसके बाद था आर्मी बीटा टेस्ट, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों के चयन के लिए, जो कि अशिक्षित थे, अशिक्षित अंग्रेजी थे, जो कि नहीं जानते थे अंग्रेजी, उनके लिए किया गया था। वस्तुओं की गणना अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताने के लिए इस तरह का जो है टेस्ट किया गया। और बेमेल वस्तुओं पर, जैसे चित्र में जो है कोई बेमेल वस्तु होती है उस पर चिन्ह लगाना, या वस्तुओं की गणना करना, या अंकित चित्र में है विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे का संबंध बताना, इस तरह के जो है विश्लेषण इस टेस्ट में किए गए थे। और ये जो आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट था, आर्मी अल्फा टेस्ट जो है उनके लिए किया गया था, उन सैनिकों के लिए किया गया था जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। आर्मी बीटा टेस्ट उनके लिए किया गया था जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। और ये वस्तुओं की गणना करने के लिए और बेमेल वस्तुओं पर चिन्ह लगाने, अंकित वस्तुओं में विभिन्न वस्तुओं पर अंकित जो भी चित्र होते हैं उसमें विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे का संबंध बताने, इसके लिए जो है ये आर्मी बीटा टेस्ट किया गया। एक टेस्ट और भी था, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, जो कि अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना का वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। सैनिकों को उस समय 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। एक थी शब्दावली, जिसको हम लोग वोकैबुलरी कहते हैं, गणित और वस्तु गणन। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट था जो वो सैनिकों को 3 प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ता था इस टेस्ट के माध्यम से, शब्दावली, गणित और वस्तु गणना। ये तीनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना का वर्गीकरण करने के लिए इस टेस्ट का निर्माण किया गया था। थर्ड टेस्ट था आपका क्रियात्मक, जो कि शिकागो क्रियात्मक टेस्ट भी कहलाता है। जो शिकागो क्रियात्मक टेस्ट था वो 6 वर्ष की आयु से लेकर वयस्कों तक के लिए था, मतलब 6 to जितने एडल्ट लोग हैं उनके लिए ये टेस्ट था। 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ। ज़्यादातर ये 13 वर्ष के आयु के बालकों के लिए ज़्यादातर ये लाभदायक सिद्ध हुआ था। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों में समानता और असमानता की बातें बताना, इस तरह की बातों के लिए ये टेस्ट किया गया था। चित्र के टुकड़ों को व्यवस्थित करके पूर्ण करना, लकड़ी को टुकड़ों की सहायता से गणना करना, अनेक प्रकार की वस्तुओं में से समान वस्तुओं को छांटकर अलग वर्ग में रखना, इस तरह के जो है क्रियात्मक कार्य जो है इस टेस्ट में किए गए थे, जो कि चित्रपूर्ति परीक्षण जिसको बोलते हैं, आकृति फलक परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, ये तीनों जो है आपके क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में ही आ जाते हैं। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो है 6 वर्ष से लेकर वयस्कों तक के लिए की गई थी, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियों में समानता और असमानता बताई गई थी। चित्र के टुकड़ों को व्यवस्थित करके पूर्ण करके बताया गया था। लकड़ी टुकड़ों को सहायता से गणना करना, अनेक प्रकार की वस्तुओं में से समान वस्तुओं को छांटकर अलग अलग वर्ग में रखना, इस तरह की क्रियात्मक क्रियाएं जो हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में किए गए थे। और ये मैंने इसको क्लासिफाइड भी किया गया है, जिसमें चित्रपूर्ति परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण और लास्ट है आपका चित्रांकन परीक्षण। तो ये टॉपिक जो है आप लोग का एंड है। यहीं पर जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट थे ये यहीं तक थे। ये मैंने पार्ट 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये कंप्लीट हो गया। ये यहीं तक टॉपिक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं उसका ध्यान रखूँगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगी। और ये वीडियो आपका आज एंड है, और इसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ ही दिनों में पोस्ट करूँगी। और प्लीज़ आप देखते रहिए, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।